हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज है 9 जुलाई और आज का द हिंदू का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो चलिए अपना दिन स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन से। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। तो स्वामी विवेकानंदा का ये जो है वो कोट है। तो बहुत ही शानदार ये कोट बोल रहा है कि बेसिकली आपको क्या करना है, आपको लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो सही है तो अपने ऊपर एक ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप जो है वो ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये लाइफ में किसी भी गोल के लिए, जो भी हम छोटे छोटे गोल अपनी लाइफ में सेट करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जो है वो हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो लाइफ में कुछ भी अचीव करना आपके लिए जो है वो मुश्किल नहीं है। तो इसी कोट के साथ में शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। तो आज जो है हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एमसीक्यू से। तो देखते हैं हमारे आज के एमसीक्यू। आपने पहले वीडियो को पॉज करके पहले इसके आंसर्स खुद देने की ट्राई करनी है, उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर आंसर देखना है। तो ये जो भी क्वेश्चन होते हैं ये पहले मैं डिस्कस कर चुकी होती हूँ। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट आता है तो आप वो प्रीवियस लेक्चर दोबारा से देख सकते हैं। तो आज का सवाल है कि भारत NCAP इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो आपने पहले खुद कोशिश करनी है इसका आंसर देने की, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो बेसिकली जो है हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि ये एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है वो अप्रूव किया है यूनियन मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने, जो कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करें। तो भारत NCAP, कल मैंने ये आर्टिकल जो है वो डिस्कस किया था। आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप इसको वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस इनिशिएटिव में जो है वो कार्स को जो है वो स्टार रेटिंग्स वगैरह देने की बात की जा रही थी कि इनका क्रैश टेस्ट किया जाएगा डमी बिठा करके, कि जिससे कि कितना इंजर होता है और क्या क्या सब चीज़ें रहती हैं। तो 3 कैटेगरी में जो है वो इसका सब चीज़ें होनी थी। तो आप मुझे वो 3 कैटेगरीज जो हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, पोइम, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ये बेसिकली किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, इसका आंसर आपको देना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, DRDO, ISRO, HAL एंड भेल। तो आपको इनमें से जो है वो करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। होप आपने करेक्ट आंसर को चूज़ कर लिया होगा। तो हमारा सही आंसर है ISRO। सो बेसिकली PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जिसे हम पोइम बोल रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म है जो कि यूज़ किया जाएगा टू परफॉर्म इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग फाइनल स्टेज ऑफ इसरोज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो उनके लिए लॉन्च करने के लिए, मतलब उनकी फाइनल स्टेज की तरह पर इसको यूज़ किया जाएगा। तो PSLV रॉकेट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट 3 स्टेजेस फॉल बैक इनटू द ओशन एंड द फाइनल स्टेज जो PS4 होता है वही एंड तक जो है वो स्पेस में पहुंचता है और ये सब चीज़ें आपकी रहती हैं। एंड आफ्टर लॉन्चिंग द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, पोइम हैज़ अ नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल NGC सिस्टम फॉर एटीट्यूड स्टेबलाइजेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ये अलग अलग स्टेजेस में होता है, तो इसकी जो बाकी के जो 3 स्टेजेस हैं वो जो है वो नीचे गिर जाती हैं, एक ही स्टेज है जो कि ऊपर को जाती है। तो उसके बारे में ये बेसिकली बात यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द डिजिटल इंडिया वीक 2022। तो हमने डिजिटल इंडिया वीक जो है वो सेलिब्रेट किया, इसका थीम क्या था ये सवाल है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड, या फिर इंडियाज डिजिटल स्टार्टअप्स, लोकल टू ग्लोबल एंड आत्मनिर्भर स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो यहाँ पर कौन सा हमारा यहाँ पर इसका थीम रहा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया था डिजिटल इंडिया वीक, कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात में। आपसे देखिए क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, तो आपने जो है वो हर एंगल से क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। इसका जो थीम है वो क्या रहा, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो डिजिटल इंडिया भाषिनी को भी लॉन्च किया है। ये किस काम आएगा, टू एनेबल ईजी एक्सेस टू द इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज इन इंडियन लैंग्वेजेस, की इंडियन लैंग्वेजेस में वो सब चीज़ें आपकी होंगी।
डिजिटल इंडिया जेनेसिस इज़ अ नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म कि ये सपोर्ट करता है जो भी स्टार्टअप्स होते हैं आपके टियर 2 के या टियर 3 के सिटीज़ में, एंड विद अ टोटल आउटले इसका कितना है 750 करोड़ रुपीज़ का इसका जो है वो आउटले है, ठीक है। और इसके लिए लॉन्च किया गया है, और ये मतलब ये सब चीज़ें आपके रहेंगी, और ये ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रोजेक्ट भी है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया किसके अंडर, इंडी स्टैक ग्लोबल के अंदर, ठीक है। तो ये सब बातें आपके आ रही हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमने थोड़े दिन पहले यहाँ पर काय चटनी की बात की थी, तो बोल रहे कि काय चटनी इज़ मेड फॉर वीवर आंट्स इज़ अ पॉपुलर फूड मेड इन विच स्टेट। तो कहाँ पर ये बनाया जाता है, हमारा इसमें ऑप्शन क्या है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वीवर आंट्स हैं इनको साइंटिफिकली इनका नाम जो है वो ओसियोफाइला समाग्रिदीना है, तो आपने इसको देख लेना है। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में होती हैं जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर बोले कि इस डिस्ट्रिक्ट के जो ट्राइबल लोग हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, वो इसको फूड आइटम की तरह ट्रीट करते हैं काय चटनी को, मतलब कि चींटियों की जो है वो इसकी चटनी बनाई जाती है, ठीक है। तो उसको काय चटनी बोलते हैं। अब साइंटिस्ट जो उड़ीसा के साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला है कि ये इन द प्रोसेस ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन द काय चटनी, तो इसके प्रोसेस में था ये, और इसको जो है वो दे दिया गया अभी। नेक्स्ट है कि अलूरी सीतारामा राजू वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच प्रेजेंट डे स्टेट। बेसिकली ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था कि ये ट्राइबल लोगों के हित में लड़े थे, तो उसके रिगार्डिंग ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आंध्र प्रदेश। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनका जो है वो 30 फीट ब्रॉन्ज स्टैच्यू इनका जो है वो लॉन्च किया है इनकी बर्थ एनिवर्सरी, और वो भी कौन सी 125th बर्थ एनिवर्सरी पर। तो बोला है कि इसके लिए जो 15 टन जो है स्टैच्यू 15 टन का ये बना है, कार्व्ड आउट ऑफ अ कॉस्ट ऑफ, इसका कॉस्ट 3 करोड़ पर, ठीक है। इसको इंस्टॉल किसने किया, तो इसको क्षत्रिय सेवा समिति ने, जो कि भीमावरम आंध्र प्रदेश में है। और ये जो लीडर है नॉन फॉर द रामपा रेवेलियन, तो रामपा रेवेलियन या फिर इसको हम मयनम अपराइजिंग भी बोलते हैं, उसके लिए ये जाने जाते हैं इन द रामापोचवरम फॉरेस्ट एरिया। तो उस एरिया में इन्होंने ये सब चीज़ें की हैं। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश रहेगा। याद रखना ये जो खुद कोई ट्राइब से बिलोंग नहीं करते थे, बट फिर भी ट्राइबल लोगों के लिए जो है वो ये लड़े थे। नेक्स्ट हमारे पास है, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर रहे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। चलिए अब बात करते हैं आपके आज के न्यूज़ डिस्कशन की। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो एक बड़ी दुखद घटना देखने को मिली है कि कल जो है वो फॉर्मर जो जापान के PM थे शिंजो एबे को असैसिनेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये वहाँ की कुछ तस्वीरें हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ओपन फायर कर दी गई है इनके ऊपर, तो 2 गोलियाँ इनके ऊपर चलाई गई हैं और इनका असैसिनेशन जो है वो यहाँ पर कर दिया गया। और अगर आप जापान जैसी कंट्री की बात करें तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ऐसा पॉलिटिकल जो एक तरह से मैसाकर, या फिर मैसाकर तो नहीं बोलेंगे हम इसे, असैसिनेशन जो है वो पहली बार देखने को मिला है आफ्टर 1930s। तो वो सब चीज़ें आपकी आ रही हैं। अब बोले कि प्राइम मिनिस्टर जो इस समय है फूमियो किशिदा, उन्होंने कंडेम किया है इस एक्ट को। और ये भी बोला जा रहा है कि जो फायर डिपार्टमेंट है, आपको पता है कि जापान में जो है वो गन लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कि आमतौर पर आप ऐसे नहीं ले सकते, उसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग होती है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज है कि आप किसी ऐसी मानसिकता वाले इंसान को गन ना दे दें कि जो कि उसका मिस यूज़ करे। तो इसके लिए बहुत से लॉज हैं जापान में, तो वहाँ पर गन रखना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर जो ऑफिशियल का डिपार्टमेंट है इन्होंने बताया कि जब शिंजो एबे को जो है वो एयरलिफ्ट किया जा रहा था तो उसी समय इनकी कार्डियक अरेस्ट से जो है वो मौत हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर बताया जाए कि जो सस्पेक्ट है, जो पर्सन है, उसने ये जो भी गन ली थी वो उसने जो है वो हैंडमेड बनाई थी, खुद यहाँ पर उसने गन बनाई थी। और जब इसके घर में भी जा कर के पूरा इंक्वायरी वगैरह की गई तो बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिली, जिससे हैंड मेड गन जो है वो बनाई जा सकती है, या फिर इसने बहुत से पहले भी ट्रायल जो है वो इसके ऊपर किए हुए हैं। तो बात करते हैं मोदी जी का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। तो मोदी जी ने जो है वो यहाँ पर लिखा है कि लॉस्ट अ डियर फ्रेंड की, उनके एक फ्रेंड की जो है वो यहाँ पर डेथ हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा शोक मना रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खुद का लिखा हुआ आर्टिकल है, जिसमें कि इन्होंने जो शिंजो एबे की प्रीवियस विजिट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो
वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2015 में जब ये आए थे तो उस समय ये वाराणसी का दृश्य है, और डे ऑफ मॉर्निंग भी इसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि हर जगह से वर्ल्ड वाइड कुछ ना कुछ रिएक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। शिंजो एबे के बारे में बात करें तो सितंबर 21, 1954 में जो है वो इनका जन्म हुआ था टोक्यो में, और ये पहले जो है वो जापान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो रहे थे, और ये ग्रैंडसन थे किशी के, ठीक है, नोबुस्को किशी के। ये जो थे ये यहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद ये उनकी जीवनी के बारे में बताया कि वो ग्रेजुएट हुए हैं सेइकी यूनिवर्सिटी टोक्यो से, और उसके बाद में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली, और ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार लीडर थे, इनके द्वारा जो है वो जापान को बहुत ही बुलंदियों तक पहुंचाया गया। यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, वो सब चीज़ें भी हमें देखने को मिली। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब शांतिपूर्ण जो था वो इनका कार्यकाल रहा, और इन्होंने खुद जो है वो अपनी हेल्थ के कारण से रिज़ाइन किया था, और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी ये जापान के थे। तो हर जगह से जो है वो कुछ ना कुछ हमें रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पार्टी सिंबल टू रिमेन विद अस असर्ट्स या उद्धव। तो उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कि एक पार्टी है, ठीक है, यहाँ पर कोई पार्टी ए है, अब ये ए पार्टी का कल को स्प्लिट हो जाता है, तो यहाँ पर जब इस पार्टी का स्प्लिट होगा तो इसके जो भी हमारे पास सिंबल्स वगैरह निकल के आते हैं, तो इन सिंबल्स के ऊपर जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी पार्टी जो है वो इस सिंबल को लेगी, क्योंकि यहाँ पर ए का तो स्प्लिट हो गया, A1 और A2 में डिवाइड हो गई है, तो यहाँ पर A1 के पास में ओरिजिनल सिंबल जाएगा या A2 के पास में ओरिजिनल सिंबल जाएगा। तो ऐसी जो है वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये जो है वो यहाँ पर ऐसी चीज़ें चल के आ रही हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमीशन होता है, उसके पास राइट है कि वो सिंबल्स को अलाउ करे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ठीक है। तो वही रिकॉग्निशन देते हैं नेशनल पार्टीज़ को, स्टेट पार्टीज़ को एंड रीजनल पार्टीज़ को। तो बोल रहा है कि इट सेट्स लिमिट्स ऑन पोल एक्सपेंसेस एंड कमीशन प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स एंड अपडेट द वोटर्स लिस्ट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो ये सब काम जो है वो इलेक्शन कमीशन के ही रहते हैं। अब इलेक्शन कमीशन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1986 के तहत ये बोला जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो डिसाइड कर सकता है डिस्प्यूट को, जो भी राइवल ग्रुप्स होते हैं या फिर जो भी सेक्शन जो है वो निकल के आते हैं, तो उनमें जो डिस्प्यूट चल रहा होता है पार्टीज़ में, उसको जो है वो हमारे इलेक्शन कमीशन देख सकते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी रिगार्डिंग नेम या सिंबल के रिगार्डिंग जो भी इनके बीच में जो झगड़ा वगैरह जो है वो चलता है। उसके बाद में एक आपका आता है सदीक अली एंड अनदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 1971 में ये केस निकल के आता है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को जो है वो बोला कि ये ओनली अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगी डिस्प्यूट और अ मर्जर, कि किसी भी इशू के ऊपर जो है वो यही डिसाइड करेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि इलेक्शन कमीशन के पास में ये पावर है और किसी के पास में ये पावर नहीं है डिसाइड करने की। आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास में है, जुडिशरी के पास में है, तो आपने वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है और ये चीज़ आपने ये पॉइंट को याद रखना है। बात करते हैं, इट इज़ नोट वर्दी दैट इलेक्शन कमीशन कैन नॉट अलॉट सेम सिंबल टू टू रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। दैट्स वाई ये जो पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट है वो निकल के आ रहा है कि जो ओरिजिनल सिंबल है वो कौन रखेगा, तो वो सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। आर्टिकल 324 की हम बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है पावर टू सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट, और वो सारे के सारे जितने भी इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराएगा, चाहे वो आपके जो है वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, लेजिस्लेचर के हों, प्रेसिडेंट के हों, वाइस प्रेसिडेंट के हों, हर किसी के इलेक्शन जो है वो यही कंडक्ट करवाएंगे। तो ये आता है आपका आर्टिकल 324 के तहत, और आपका जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो 243K के तहत आता है। तो ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है, ये दो आर्टिकल आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका ये भी एक आर्टिकल है कि जम्मू कश्मीर के जो LG हैं वो ऑर्डर करते हैं CBI को प्रोब इनटू द रिक्रूटमेंट ऑफ SIs, कि बेसिकली कर्नाटका में अभी रिसेंटली केस देखने को मिला कि जैसे कि जो घोटाला हो रहा है, इसमें धांधली हो रही है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, वैसे हमें यहाँ पर JNK में भी देखने को मिल रहा है। तो उसके ऊपर यहाँ पर बात ये की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
ये जो आर्टिफिशली हैच्ड एग्स, मतलब कि यहाँ पर क्या किया गया कि एग्स को आर्टिफिशली बनाया गया और उनसे जो है वो यहाँ पर ये स्नेक्स का जो है वो जन्म हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं ये कहाँ पर है, ये है आपका पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क इन बेंगलुरु, तो उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको पता है कि जीएसटी आया, तो जीएसटी ने जो है वो यहाँ पर अपने टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंजेस किए हैं। तो अभी यहाँ पर जो फाउंटेन पेन है उसको उसके ऊपर जो टैक्स को 12% से 18% तक बढ़ा दिया है। तो उससे जो है वो थोड़ा सा जो बहुत ही ज़्यादा जो मेकर्स हैं वो जो है वो अपसेट हो गए। तो उसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका एडिटोरियल से निकल के आ रहा है, अ प्लान दैट इज़ मच मोर देन जस्ट प्लांटिंग ट्रीज। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा शानदार है। देखिए क्या हुआ कि लास्ट मंथ जो है वो 100 वुमेन ने मिल कर के जो है वो मनरेगा जो स्कीम आपकी चल के आती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत यहाँ पर जो है वो औरतों ने जो है वो बहुत से ट्रीज़ प्लांट किए हैं। और ये बात कहाँ की है, ये नांगल कुर्द विलेज की है और मनसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब की है। ठीक है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दौरान हमें ये सब चीज़ें जो है वो देखने को मिली। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार काम इनके द्वारा जो है वो किया गया है। और बोला इसी के साथ जो है यहाँ पर 50 यंग पीपल फ्रॉम द लोकल क्लब, उन्होंने भी जो है वो इस एरिया में काम किया। तो बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व था एंड ये एक एग्जाम्पल है कम्युनिटी एफर्ट का कि सभी जो है वो साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है वो बहुत ही अच्छा ये एक एग्जाम्पल सेट किया है जिसके बारे में बात कर रहे हैं और बहुत ही शानदार ये आपका आर्टिकल है। तो बोल रहे हैं कि लेट अस मूव टू दिस मंथ, इट इज़ ऑल्सो टाइम फॉर वन महोत्सव। आपको पता है कि वन महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो बोला कि उसका मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट द फॉरेस्ट, ये इसका जो है वो लिटरल मीनिंग जो है वो रहता है। तो बोल रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ वन महोत्सव डे जो है वो कब से स्टार्ट होता है, तो जुलाई 1947 से जो है वो ये स्टार्ट होता है। तो ये जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, पंजाबी बोटैनिस्ट थे हमारे एक MS रंधावा, तो उनके द्वारा जो है वो ये चीज़ें जो है वो शुरू की गई। और उसी के बाद 1950 में जो किन्यालाल मणिकाल मुंशी जो हैं एनवायरमेंटलिस्ट थे ये, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड ने इस चीज़ को जो है वो एक्सपैंड किया और इसको नेशनल लेवल पर लेकर के आए। तो वन महोत्सव के बारे में हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें सीखी। अब बोला कि अकॉर्डिंगली बोला कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम IUCN बोलते हैं, तो बोले कि डिफॉरेस्टेशन की बात करें या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ये बढ़ रहा है, 12% हो चुका है। और इसकी वजह से 12% जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो हमें देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन, इसी की वजह से जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि जो टोटल ऑक्यूपाइड प्राइमरी फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज हो चुका है अभी टोटल कितना 3.6% से। तो यहाँ पर हमारा जो चीज़ बढ़नी चाहिए थी उसमें गिरावट देखने को मिल रही है ना। और यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है जो घटनी चाहिए थी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब बोले कि इंटरनेशनल स्टडी ने ये पब्लिश किया है कि अर्लियर दिस ईयर इन द जर्नल साइंस फाउंड दैट जो डाइवर्सिफाइंग स्पीशीज़ हैं फॉरेस्ट के, अब देखिए कि क्या हो रहा है बेसिकली कि जो निचले एरिया में जो है वो रहते थे, ठीक है, स्पीशीज़, वो अब हमें पहाड़ी एरियाज में देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर राइज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से ये जो है हमें इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो बोले कि फॉरेस्ट प्लांटेशन हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट, की अगर हम प्लांट करते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और पंजाब ने ये एक बहुत ही अच्छा जो है वो एग्जाम्पल जो है वो सेट किया है। अब बोला कि जो नेटिव स्पीशीज़ होते हैं जैसे झांड हो गया, प्रोसोपिन सिनेरिया इसको बोलते हैं, देसी कीकर हो गया आपका, ठीक है, या फरमान हो गया, इनके साइंटिफिक नाम भी आप साथ साथ में देखते रहना। तो ये जो भी हैं विच आर रेजिलिएंट एंड एसिमिलेटेड एंड मोस्ट ऑफ दीज सैपलिंग्स हैव अ हाई सर्वाइवल रेट एंड 90%। तो बेसिकली कैसे, अभी देखिए हम ना चीज़ों को थोड़ा साइंटिफिकली लेकर के चल सकते हैं। अगर एक चीज़ देखी जाए तो पहले क्या होता था कि जैसे मान लो कि कोई ट्राइब है तो वो ट्राइब अगर प्लांटेशन कर रही है तो वो एक ही टाइप के पेड़ जो है वो लगा रही है, एक ही टाइप के पेड़ जो है वो लगा रही है, या फिर उसको जो मिला वो वही यहाँ पर प्लांट कर रही है। उससे क्या होता था कि नहीं, कुछ सर्वाइवल रेट जो ट्रीज़ का होता था बड़ा कम होता था। बट अगर हम अब देखें तो अब जो है वो हम साइंटिफिकली चीज़ों को सोच सकते हैं कि कैसी सॉइल में या कैसे एनवायरनमेंट में किस तरह के प्लांट्स जो है वो लगेंगे, हम उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। तो हम वैसी प्लांटिंग जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं, ये चीज़ पॉसिबल है।
बोले कि फॉरेस्ट जो है वो इंटीग्रल एंड इन रेगुलेटिंग इकोसिस्टम, आप सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम को रेगुलेट करने में, कार्बन साइकिल को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो भी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं हम उनको यहाँ पर मिटिगेट कर सकते हैं। एनुअली जो है वो अगर आप ये चीज़ देखो तो फॉरेस्ट 2.6 बिलियन टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इतने ज़्यादा ये जो है वो एब्जॉर्प्शन पेड़ जो है वो या जंगल जो है वो करते हैं। तो बोला दिस एब्जॉर्प्शन इंक्लूड्स 33% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। तो उसमें 33 तो फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के कारण जो है वो निकल रही है, उसको भी ये पूरा का पूरा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरे कि अगर हम इस डिकेड की बात करें 2021 से 30 तक की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इज द यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एम्फेसाइजिंग एफर्ट्स टू रिस्टोर डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फॉरेस्ट। कि हमने यहाँ पर इसको क्या माना है कि ये इकोसिस्टम रिस्टोर करने के लिए जो एम्फेसाइज करेगा ऐसे एफर्ट्स को जो डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को, जो भी फॉरेस्ट एरिया है उनके ऊपर फोकस करके चलेंगे कि हमें इन एरिया को अच्छे से और भी आगे लेकर के जाना है। तो बोला 2011 की बात करें तो यहाँ पर क्या हमने चैलेंज किया था हमारे पास कि ग्लोबल गोल है कि हमने रिस्टोर करना है 150 मिलियन हेक्टेयर्स में ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप बाय 2020। तो 2020 तक हमने ये करना था और 350 मिलियन हेक्टेयर हमने 2030 तक करना था। तो 2020 तक हमें 150 मिलियन हेक्टेयर को जो है वो दोबारा से फॉरेस्टेड एरिया बनाना था और यहाँ पर 350 मिलियन हेक्टेयर को 2030 तक जो है वो बनाना था। इंडिया ने एक और चैलेंज को ज्वाइन किया 2015 में और प्लेज किया कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड को 2030 तक जो है वो देखेंगे। तो वो सब चीज़ें आई। अब एडिशनल अगर हम बात करें कार्बन सिंक की तो 2.5 मिलियन से 3 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इक्विवेलेंट होती है थ्रू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज टू बी क्रिएटेड बाय 2030। तो ये सब चीज़ें जो है वो निकल के आ रही थी। अब बोला कि अब गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग कोई प्रोग्राम चलाए तो बिल्कुल चलाएं। जैसे आप देख सकते हैं कि द एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चला, फिर मिशन फॉर ग्रीन इंडिया और ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो यहाँ पर चला, नगर वन स्कीम चलाई है, फिर फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम है, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया है। ठीक है, तो ऐसे से कई सारे जो है वो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है वो चलाती रहती है। जैसे तेलंगाना का तेलंगाकू हरिथा हरम है। देखिए ये स्कीमों को ना याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे इनके रिगार्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्लांटिंग अ सैपलिंग, मतलब कि अगर आप एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि आप ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं तो आपको किस तरह से वो प्लांटेशन करनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई कि जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है कि साइंटिफिक चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि हमें सोचना समझना चाहिए कि साइंटिफिक वे में हम कैसे चीज़ों को लेकर के चल सकते हैं। जैसे पंजाब ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि पंजाब ने वो प्लांटेशन उन ट्रीज़ की करी है जो कि उस एरिया में लग सकते हैं, है ना। तो ये एक कम्युनिटी जो है वो पूरी की पूरी उस चीज़ के रिगार्डिंग काम करे तो कम्युनिटी प्लांटेशन का ही ये एक पार्ट होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। बोला है कि द शैडो वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसके बारे में कुछ चीज़ें हम समझेंगे। तो बोले कि टेल अवीव वॉज वंस रेडी टू सप्लाई न्यूक्लियर मिसाइल्स टू तेहरान बट इट्स ऑब्जेक्टिव टुडे इज टू स्टॉप ईरान्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। कैसे? तो हम एक चीज़ समझते हैं, हम यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, ये है ईरान और ये है हमारे पास इजराइल। हम इन एरियाज़ की बात करेंगे और एक और एरिया की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, दैट इज सऊदी अरेबिया। सो बेसिकली अगर हम एक चीज़ को समझें कि अराउंड अगर हम बात करते हैं 1977 की, तो 1977 के पास में क्या होता है कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के साथ में एक डील करते हैं। इस डील में जो है यहाँ पर ये ईरान से ऑयल एंड यहाँ से टेक्नोलॉजी एंड मिसाइल्स वगैरह जो है वो लेने की बात करते हैं कि इजराइल जो है वो मिसाइल्स देगा और ईरान जो है वो ऑयल वगैरह जो है वो इनको प्रोवाइड करवाएगा। तो इनके बीच में बहुत ही अच्छे से जो है वो एक ट्रीटी होती है जो कि अच्छे से चल रही थी। बट बाद में कैसे सिनेरियो चेंज हुआ, इजराइल पूरा का पूरा ईरान के खिलाफ हो गया और एक शैडो वॉर जो है वो दोनों के बीच में चलती है, उस सब के बारे में ये आर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर कि जुलाई 1977 में मोहम्मद रिजा पहलवी जो शाह ऑफ ईरान है वो अपने लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन तूफानिन को भेजते हैं और अपने डिप्टी मिनिस्टर ऑफ वॉर को एंड आर्मामेंट्स को इजराइल में
टू होल्ड सीक्रेट टॉक्स विद द न्यूली फॉर्म्ड लिंक गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जहाँ इसको जो है वो भेज दिया। अब ये 6 ऑयल फॉर आर्म्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन करते हैं कि ईरान से ये जो है वो ऑयल लेंगे और इजराइल जो है वो इनको आर्म्स या मिसाइल्स वगैरह जो है वो सेंड करेगा। अब इनके एक कॉन्ट्रैक्ट का कोडेड नेम फ्लावर भी था, जो साउथ इजराइल टू मॉडिफाई इट्स एडवांस सरफेस टू सरफेस मिसाइल टू सेल देम टू ईरान, की जो उनकी S-2S मिसाइल को ईरान को बेचने की बात करेगा। तो बोला कि इजराइल ने प्रॉमिस किया कि हम ईरान को बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स देंगे जिसका रेंज 700 किलोमीटर्स तक जो है वो नॉर्मल रहेगा और ये न्यूक्लियर वॉरहेड को आगे चलाएंगे। तो ये किसने लिखा है, ये रोनिन बर्गमैन ने अपनी बुक द सीक्रेट वॉर विद ईरान में जो है वो लिखा हुआ है। तो बोला है कि अगर हम एक चीज़ समझें कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो आपका ईरान है, ईरान की अगर हम बात करें तो ये आपका एक जो है वो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली ईरान और यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है ये हमेशा से मतलब एक दूसरे के खिलाफ रहे, जो नॉर्मल जो शिया एंड सुन्नी जो एक नॉर्मल से चलता आ रहा है, इनकी जो राइवलरी चलती आ रही है। तो आपको पता है कि ईरान जो है वो यहाँ पर जो है वो शिया थेरेटिक रिपब्लिक बन गया अक्रॉस गल्फ वाटर्स एंड ओनली पोस्ट जियोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस बट ऑल्सो एग्जिस्टेंशियल एंड आइडियोलॉजिकल थ्रेट्स। तो यहाँ पर बहुत से थ्रेट्स वगैरह इसको देखने को मिले, यानी कि यहाँ पर जो है वो एक रिलीजियस वॉर काइंड ऑफ चीज़ें, मतलब कि आपको पता है कि शिया और सुन्नी की आपस में राइवलरी है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर चलना शुरू हो गई। अगर हम इसराइल की बात करते हैं, द रीजन्स ओनली न्यूक्लियर पावर इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट राइवल वॉज जस्ट बॉर्न, की अब उसे लग रहा है इसराइल को ये होना फील होना शुरू हो गया कि ईरान ने तो भाई न्यूक्लियर कैपेबल हो जाएगा। तो न्यूक्लियर कैपेबल का होना यहाँ पर जो है वो एक तरह से अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, तो वो सब चीज़ें जो है वो इजराइल को भी फील होना शुरू हो गई। अब उसके कुछ समय के बाद में क्या होता है कि अमेरिका जो है वो बहुत से सैंक्शन जो है वो ईरान पर लगा देती है। ईरान पर सैंक्शन सिर्फ इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पर देखिए कि आए दिन ना कैसे न्यूज़ आते थे कि जैसे अमेरिकन फ्लैग्स जला रहे हैं या इजराइल के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, तो ऐसी जो तस्वीरें जो वायरल होती थी तो उससे ऑब्वियस है कि इजराइल और अमेरिका का इनके खिलाफ में होना बनता भी था कि नहीं, अगर एक ऐसी कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं तो कल को वो कितना ज़्यादा जो है वो इन देशों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो उस वजह से जो है वो अमेरिका ने इनके ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन जो है वो लगा दिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चलना शुरू हो गई और सैंक्शन लगाने के बावजूद जो है वो ईरान जो है वो अपने काम बढ़िया से करता रहा। बट उसके बाद में भी बहुत ज़्यादा मतलब जैसे इन्होंने अपने कई सारे ऑपरेशन जो है वो कैरी आउट किए और न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह सब कुछ ये बनाने वाले थे और ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। अब इस सब के बीच में जो है वो क्या होता है कि यहाँ पर गल्फ नेशंस जो बाकी के हैं वो भी इनके खिलाफ थे, है ना। तो वही नॉर्मल शिया सुन्नी का कॉन्सेप्ट जो है वो चलता आ रहा था और वो सब चीज़ें यहाँ पर होना शुरू हो जाती है। अब इस सब के बीच में 2015 में जो है वो ओबामा आते हैं और ओबामा जो है वो ईरान के साथ में एक डील साइन करते हैं, एक तरह से डील साइन कर लेते हैं, जो कि जिसे हम न्यूक्लियर ईरान डील नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। अब ये डील में कौन कौन पार्टिसिपेटरी होते हैं, तो एक तो आपका P5+1 और साथ में यूरोपियन यूनियन। अब देखिए P5 तो आप सबको पता है कि यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस एंड रशिया। इसमें +1 कौन है, इसमें है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी और साथ में यूरोपियन यूनियन। तो इन सब ने मिलकर के ये जो है वो ट्रीटी या ये जो डील है जो है वो साइन कर लेते हैं। अब इजराइल जो है वो बोलता है कि नहीं, आप सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को ही वो नहीं करें, आप बाकी चीज़ों को भी देखें, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इस डील में भी इन्होंने एक लिमिटेड टाइम तक बोला था कि आप जो है वो ये सब ऑपरेशंस कैरी आउट नहीं करोगे, लिमिटेड एरिया में ही इनको बैन्स लगाए थे, ठीक है। तो मतलब जो है ये सब चीज़ें करने को मना किया था इनको कि आपने ऐसा नहीं करना है। आप यूरेनियम एनरिचमेंट तो कर सकते हैं बट आपको उतना ज़्यादा नहीं करना है, आपको अप टू द मार्क ही इसको करना है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं जाना है आपको। तो ऐसे ऐसे ये जो है वो डील लेकर के आते हैं। बट ये जो है क्या हो जाता है यहाँ पर कि ट्रम्प आ जाते हैं और 2018 में इस डील से पुल आउट कर लेते हैं। तो जब ट्रम्प ने इस डील से पुल आउट किया तो वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब ट्रम्प को एक बात है कि इनकी जो पॉलिसी थी वो मैक्सिमम
पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर थी कि ईरान के ऊपर जो है वो और भी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाए कि सिर्फ आपने एक थोड़े टाइम के लिए आपने मान लो आपने जो है वो कुछ सालों के लिए इसको बैन कर दिया कि 10 साल तक आपने ये नहीं करना है, 10 साल तक या 15 साल तक आपने ये चीज़ नहीं करनी है, तो वो जो है वो आप उसको परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। ट्रम्प का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप परमानेंट सोल्यूशन तो आपने दिया नहीं, अगर आपको चीज़ों को कंट्रोल करना है तो आप जो है वो परमानेंट सोल्यूशन को ही निकालिए। तो वो और भी ज़्यादा इसको जो है वो चीज़ करना चाहते थे, तो इन्होंने पुल आउट कर लिया। अभी आ जाते हैं जो बाइडन। अब जो बाइडन जो है वो यहाँ पर चाह रहे हैं कि दोबारा से जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियर डील को साइन किया जाए। बात करते इजराइल की, तो इजराइल के लिए बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि इजराइल जो है वो देखिए हमेशा से इनसिक्योर रहा है ईरान को लेकर, क्योंकि ईरान में कई सारे कैंपेन जो एंटी इजराइल और एंटी जो है वो यूएसए या अमेरिका जो है वो चलते रहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो ये पूरी की पूरी पॉलिसी जो है वो निकल के आती है और ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर रहती हैं। अब इंडिया की बात करते हैं, तो बेसिकली इंडिया के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम ये चीज़ की बात करते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें नॉर्मली, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, अगर इस एरिया में कहीं पर भी कोई अनस्टेबिलिटी रहती है तो वो इंडिया के लिए जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडिया को जो है वो यहाँ पर देखिए कि इंडिया को ऑफ़र कर रहा था ईरान की हाँ हमसे ऑयल परचेज़ कर लीजिए, हम आपको बहुत ही सस्ते दामों में दे देंगे, बट हमने काटसा के चलते डर के चलते जो है वो लिया नहीं। तो वो सब चीज़ें भी आपकी यहाँ पर रहती है। तो हमारे लिए जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी ये सिचुएशन जो है वो उतनी अच्छी खास रहती नहीं है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं कि ये जो शैडो वॉर है इन दोनों के बीच में, उसमें जो है वो ये सब चीज़ें आपकी इस आर्टिकल में थी। चलिए, आई होप आपको आज का द हिंदू का डिस्कशन जो है वो सारा समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड उसी के साथ में जो है वो आप सब जो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए, ठीक है। इससे मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप लोग कितना सीख रहे हैं और क्या चीज़ मुझे किस तरह से लेकर के चलनी चाहिए।